कोविड-19 का भारतीय इकोनॉमी पर गहरा प्रतिकूल असर पड़ा है, लेकिन अनलॉक के बाद आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार हो रहा है। तीसरी तिमाही में जीडीपी में 0.4% की ग्रोथ से अनुमानित जीडीपी 36.22 लाख करोड़ रुपए रही। निर्यात और फैक्ट्री गतिविधियों में तेजी की बदौलत जीडीपी में पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है। जीएसटी कलेक्शन ने भी ग्रोथ को नई दिशा दी है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन भी वैक्सीनेशन करा चुके हैं। 1 मार्च से 60 साल से अधिक वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया है। 1 मार्च से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को टीकों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया है। इन अस्पतालों में सरकारी और प्राइवेट दोनों ही शामिल हैं। मंगलवार को हुई बैठक में केंद्र ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केंद्र ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को टीकाकरण की परमिशन दे दी है। आज दिल्ली में पश्चिम बंगाल बीजेपी की कोर समिति की बैठक होगी। इसमें अमित शाह और जेपी नड्डा भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसी सप्ताह होनी है। इस हफ्ते पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को G23 के नेताओं पर सीधा हमला बोला। राहुल ने कहा कि मैं हमेशा से पार्टी में लोकतंत्र और संगठनिक चुनावों के पक्ष में रहा हूं। कार्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ लोकतंत्र और विकास के विषयों पर राहुल गांधी ने अपने विचार रखे। आपातकाल लगाना एक गलती थी, लेकिन तब जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें फर्क होने की बात उन्होंने कही। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वे असम की समस्याएं नहीं जानते। उत्तरी असम के तेजपुर में एक चुनावी अभियान को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जब असम में लाखों लोगों ने बाढ़ के प्रकोप का सामना किया, तब प्रधानमंत्री ने न तो राज्य का दौरा किया, बल्कि प्रधानमंत्री चुप थे और दिल्ली से नहीं निकले। ईपीएफओ 4 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों का ऐलान कर सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की श्रीनगर की बैठक में ईपीएफओ की कमाई और वित्तीय हालत की पड़ताल की जाएगी। इसी बैठक में ब्याज दरों की घोषणा भी हो सकती है। कोरोना संकट के मद्देनजर ईपीएफओ ब्याज दरों में कमी कर 6 करोड़ सब्सक्राइबर को झटका दे सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के सिंघू बॉर्डर पर हुई बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति तय की गई। 6 मार्च 2021 को दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन के 100 दिन हो जाएंगे। इस दिन दिल्ली बॉर्डर के विभिन्न विरोध स्थलों को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी की जाएगी। सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच ही जाम किया जाएगा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल दौरे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस पर शहनवाज हुसैन ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके नेताओं को ही पार्टी पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के बिहार में सहयोगी को भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद गुजरात कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस गुजरात अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता परेश धनानी ने भी इस्तीफा दिया है। अमित चावड़ा ने हार के लिए ईवीएम को दोषी ठहराया। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा। दुनिया भर में बढ़ती आबादी के साथ ही WHO ने एक चेतावनी जारी की है। उसके अनुसार 2050 तक दुनिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति को सुनने में परेशानी हो सकती है। आने वाले दिनों में लोगों की सुनने की क्षमता में कमी आएगी। WHO ने इस समस्या के इलाज और बचाव के लिए अधिक निवेश का सुझाव दिया है। देश में स्पेक्ट्रम नीलामी में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड सबसे बड़ी खरीदार बनकर उभरी है। कंपनी ने देश के सभी 22 सर्कल में स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के अधिकार हासिल कर लिए हैं। इस नीलामी का आयोजन केंद्र सरकार का टेलीकॉम डिपार्टमेंट करा रहा था। RJIL ने बताया कि उसे कुल 57,123 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम हासिल हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतर चुके हैं। सीएम योगी ने मालदा में चुनावी रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने बांग्ला भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की। इस दौरान ममता सरकार पर वो जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि आखिर बंगाल में अराजकता फैलाने वालों से टीएमसी की कौन सी दोस्ती और गठबंधन है। सोना चांदी के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सोना 7 महीनों में 11,500 रुपए सस्ता हो गया है। अगस्त 2020 में सोना 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, जो 2 मार्च को 44,760 रुपए पर आ गया है। साल 2021 सोने के लिए अब तक अच्छा नहीं रहा। इस साल अब तक सोना 5,540 रुपए सस्ता हो चुका है। पूरी दुनिया हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाती है। दुनिया भर में वन्यजीवों की सुरक्षा और जागरूकता की दिशा में काम हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाने का फैसला लिया था, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। साल 2021 में जंगलों में रहने वाले लोगों और वन्य प्राणियों के साथ जीवन यापन की थीम रखी गई है।
पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू में गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उनको पार्टी से निकालने की मांग भी रखी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी से गुलाम नबी आजाद को पार्टी से बाहर निकालने की मांग रखी है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये बदकिस्मती है, गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, लेकिन आज जब पार्टी का समर्थन करने का समय है तो उन्होंने बीजेपी के साथ दोस्ती की और अब पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। गुजरात के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन कर बड़ी जीत हासिल की है। नगर पालिकाओं की कुल 8,474 सीटों में से 2,085 सीटें बीजेपी की झोली में जा चुकी हैं। वहीं बीजेपी ने शहरी क्षेत्रों में 1,967 सीटों पर जीत हासिल की है। यही नहीं, पंचायतों में भी 735 स्थानों पर भगवा लहराया है। 15 मार्च को देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि 10 ट्रेड संगठनों के साथ हमारी मीटिंग हुई है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण तय कर रही है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। बुरहानपुर के शाहपुर में आज बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री तोमर, प्रहलाद पटेल और सिंधिया समेत कई नेता दिवंगत नेता को अंतिम विदाई देंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता का कल निधन हो गया था। नंद कुमार सिंह चौहान का पार्थिव शरीर शहरवासियों के अंतिम दर्शन के लिए गृह गांव में रखा गया है। बुरहानपुर के शाहपुर में दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री तोमर, प्रहलाद पटेल और सिंधिया समेत कई नेता दिवंगत नेता को अंतिम विदाई देंगे। नंद कुमार चौहान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आज खंडवा बंद का ऐलान किया है। नंद कुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव शाहपुर में होगा। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के कारण मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई आज स्थगित रहेगी। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट शुरू होने से पहले ही चौहान के निधन की सूचना दी थी। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करते हुए 4 मार्च को सत्र की अगली बैठक बुलाने की सूचना दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 मार्च को जबलपुर के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। संसद के मुख्य सचेतक और जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होने का आमंत्रण दिया। महामहिम 6 मार्च की शाम जबलपुर के ग्वारी घाट में नर्मदा की महाआरती में शामिल होंगे। वे राष्ट्रपति इस हफ्ते जबलपुर और दमोह के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 6 और 7 मार्च को होने वाले जबलपुर दमोह दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रपति के आगमन और उनके ठहरने तक सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रहेगी। इसके लिए जबलपुर में स्थानीय पुलिस बल के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में से 2000 पुलिसकर्मी बुलाए जा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एमपी के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दिग्विजय सिंह बड़े रोल में नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। 2 राज्यों में दिग्विजय स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए उम्मीदवार के चयन को लेकर बैठक कर पार्टी को मशवरा देंगे। रतलाम से बीजेपी विधायक चेतन कश्यप का बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने डिलीवरी के दौरान महिलाओं को होने वाले दर्द की शहर में सीवरेज के काम की तुलना की है। उनके बयान के बाद विरोध शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा में आज भी बजट पर चर्चा जारी रहेगी। सीएम भूपेश बघेल आज सदन को संबोधित करेंगे। सदन में शराब पर सेस, कोरोना काल में हुए खर्च, शिकार और अतिक्रमण से जुड़े मुद्दों की भी गूंज रहेगी। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों और पंचायतों में तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विभिन्न वार्डों में जनता की समस्या के निदान के लिए प्रयासों को अच्छा प्रतिसाद मिला है। रायपुर में इस योजना के समापन कार्यक्रम के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के राजिम के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में कुंडेल भाटा धान संग्रहण केंद्र में हाथियों ने आतंक मचाया। हाथियों ने केंद्र में घुसकर चौकीदार को पैरों तले रौंद दिया। इससे चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हाथियों का दल संग्रहण केंद्र के आसपास मौजूद बताया जा रहा है। रायपुर में मंत्रालय से रहस्यमय तरीके से ट्रेजरी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव लापता हो गए हैं। परिजनों ने थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। पत्थरगांव के झंडा घाट में अज्ञात युवती का शव मिला है। रेप के बाद हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं गश्त के दौरान पुलिस टीम को महिला की लाश बरामद हुई। 5 मार्च से शुरू होने वाली रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए क्रिकेट स्टार राजधानी पहुंचने लगे हैं। सचिन, युवराज, सहवाग और प्रज्ञान रायपुर पहुंचे हैं। वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्टेडियम में तैयारियों को लेकर जायजा लिया।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 52 लाख को पार कर चुका है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 25,59,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 10 लाख को पार कर चुका है। तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 16 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और मेक्सिको में पाबंदी बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस के ब्राजील वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में चिंता जाहिर की जा रही है। ब्राजील वेरिएंट सामान्य कोरोना वायरस से 2 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसके साथ ही ये दोबारा संक्रमण की शक्ति भी रखता है। शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च का केंद्र ब्राजील के मानौस शहर को बनाया था। दरअसल इस शहर में कोरोना की फर्स्ट वेव का जबरदस्त प्रकोप था। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 11 लाख 39,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में एक दिन में 13,113 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,57,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस 1,657,000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 15,000 के करीब पहुंच चुका है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। देश में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भी कोरोना मरीजों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां संक्रमण रेट 5% से ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण रेट 13.2% बना हुआ है। इसके अलावा गोवा में 11%, नागालैंड और केरल में 9% की रफ्तार से संक्रमितों की पहचान हो रही है। कोरोना से डेथ रेट के मामले में पंजाब सबसे आगे है। यहाँ हर 100 कोरोना मरीजों में लगभग 3 लोग जान गंवा रहे हैं। पंजाब में 3.2% के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 2.4% की रफ्तार से लोग जान गंवा रहे हैं। वहीं सिक्किम में 2.2% और पश्चिम बंगाल में 1.8 डेथ रेट रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब बढ़ती जा रही है। वहीं 24 घंटे में 7,863 नए केस के साथ ही यहाँ आंकड़ा 21,69,000 पर पहुंच चुका है। वहीं राज्य में 54 मौत के साथ अब तक 52,238 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में 79,093 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तो वहीं पुणे में 1,227 नए केसों के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा यहाँ 4,11,000 के पार पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 216 नए मरीजों के साथ ही प्रदेश में आंकड़ा 3,13,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो ये 2,836 पर पहुंच चुके हैं। 2 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,844 पर है। वहीं राज्य में 192 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,06,352 पर पहुंच चुका है। रायपुर में 68, दुर्ग में 23 और राजनांदगांव में 14 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 331 नए केस के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा यहां 2,62,000 के पार कर चुका है। प्रदेश में मौत का अब तक का कुल आंकड़ा 3,865 पर है। वहीं प्रदेश में 259 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वाले का आंकड़ा 2,55,000 पर है। अभी प्रदेश में 2,973 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। वहीं इंदौर में 134 नए मरीजों से कुल आंकड़ा 59,892 को क्रॉस कर चुका है। इंदौर में 156 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 60,000 को पार कर चुकी है। वहीं विभिन्न अस्पतालों में 1123 एक्टिव मरीजों का इलाज भी जारी है। 24 घंटे में 102 मरीज स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वालों का आंकड़ा 57,992 पर रहा। कोरोना के फिर बढ़ते मामलों को देखते हुए बस्तर जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्र और राज्य सरकार के एडवाइजरी आने के बाद कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोरोना जांच की गति कम पाए जाने पर 5 बीएमओ और बीपीएम को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया। पूरा बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस रखा। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि चंबल के लिए अटल प्रोग्रेस वे है ही, अब पूर्व में पश्चिम को जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस वे का खाका तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने मध्य प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले 2 साल में एमबीबीएस की 1,235 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 2 इंजीनियरिंग और 5 पॉलिटेक्निक को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमने किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। वहीं किसान कल्याण योजना में 4,000 रुपए और बढ़ाए गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। ये बजट जनता की उम्मीदों के विपरीत है। इंदौर भोपाल मेट्रो ट्रेन के लिए पर्याप्त राशि दी गई। वहीं किसान युवाओं के लिए इसमें कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी योजनाओं को ही वापस शामिल कर गुमराह करने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री ने छतरपुर जिले के जटाशंकर में रोपवे की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2,441 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी। 65 नए पुल बनेंगे। वहीं 105 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर योजना में 10,000 रुपए की लोन में ब्याज नहीं लगेगा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बिजली बिल हाफ करने का मामला गूंजेगा। वहीं बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले ने मामला उठाया। इसका जवाब देते हुए सीएम भूपेश ने बताया कि अब तक 38,68,462 उपभोक्ताओं के 1,271 करोड़ रुपए माफ किए जा चुके हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मंगलवार को इंदौर कलेक्टर से मुलाकात की। इसके साथ ही शहर में माता अहिल्या की स्मारक बनाने को लेकर चर्चा की। सुमित्रा महाजन ने बताया कि अहिल्याबाई के स्मारक बनाने को लेकर वे सीएम शिवराज से बात कर चुकी हैं और अब कलेक्टर मनीष सिंह से चर्चा करने आई थी। गुना के न्यू टेकरी सरकारी मार्ग का नाम अब स्वतंत्रता सेनानी सागर सिंह सिसोदिया के नाम पर कर दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और गोपीलाल जाटव की मौजूदगी में शिला पट्टिका का अनावरण किया गया। मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने कहा कि अगर सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह की विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार होगा तो वे उसे भी विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वे पूरे प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के भ्रष्टाचार के मुद्दे को विधानसभा में उठा सकते हैं। उड़ीसा में जनसुनवाई के दौरान अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक किसान न सिर्फ अपने परिवार बल्कि गाय, बैल और अन्य जानवरों के साथ कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे, जिसकी जानकारी लेने पर पता चला कि किसान पठारी कोतवाली थाने की कार्यप्रणाली से परेशान है। इस पर एसडीएम ने जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही है। दुर्ग रायपुर के बीच भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के लिए जिले को सिर्फ 50 करोड़ राशि ही मिल पाई है, जबकि जिला प्रशासन ने 350 करोड़ की जानकारी दी थी। दरअसल अंजोरा से आरंग तक सड़क का निर्माण होना है, जिसके लिए इसके अंतर्गत आने वाली किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया है। पन्ना छतरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बमीठा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से करीब 262 बोरी पीडीएस चावल जब्त किया। वहीं राजनगर एसडीएम के निर्देशन पर डीएसओ को जांच के लिए भेजा गया है। ट्रक से ले जाने वाला पीडीएस रिजेक्टेड था, जिसे किस आधार पर ले जाया जा रहा था, इसकी भी जांच की जा रही है। रायगढ़ में अमृत मिशन के तहत चल रही जल आवर्धन योजना लेट लतीफी को लेकर विवादों में है। दरअसल इस योजना के तहत 134 करोड़ खर्च पाइपलाइन विस्तार का काम चल रहा है, लेकिन इसके लिए पानी लाने निगम के पास कोई भी प्लानिंग ही नहीं है। इसे लेकर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में कूप कटिंग का काम जारी है, जिसमें बीते 1 साल से 12 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं और बिगड़े वनों को जंगलों से हटा रहे हैं, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं मिल पा रही। इससे वे काफी परेशान हैं। वहीं मजदूरों का कहना है कि पैसों के लिए उन्हें लगातार भटकना पड़ता है। पन्ना जिला प्रशासन की मदद से 3 महीने से महाराष्ट्र के ठेकेदार के चंगुल से फंसे 91 बंधकों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया गया है। दरअसल महाराष्ट्र के भाड़ा गांव में फंसे मजदूरों ने मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से फोन के माध्यम से मदद की गुहार लगाई थी। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलिया राव में हंगामा खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने अवैध कॉलोनी विकसित करने के इरादे से करीब 400 मीटर क्षेत्र में तार फेंसिंग करवा दी। कब्जे को लेकर रहवासियों और कब्जाधारियों के बीच जमकर विवाद हुआ। वहीं सूचना पर नगर निगम की अवैध अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने कार्रवाई की। इंदौर पुलिस जमीन घोटाले में फरार भू माफिया पर चौतरफा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए उनके पार्टनर और रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज कंपनियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और प्रॉपर्टी का ब्यौरा भी मांगा गया है। वहीं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 25 से ज्यादा माफियाओं की सूची तैयार की है। बलरामपुर कलेक्ट्रेट में 4 रेत खदानों का टेंडर जारी किया है। टेंडर प्रक्रिया के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ ही एसडीओपी और टीआई रैंक के अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई थी, ताकि कोई भी वाद विवाद ना हो। निकाय चुनाव से पहले ग्वालियर में फिर गंदे पानी का मुद्दा अब छाने लगा है। इसे लेकर कांग्रेसियों ने नगर निगम मुख्यालय पर गंदे पानी के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही निगम कमिश्नर को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। बता दें कि लोगों ने इसे लेकर निगम के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद भी समस्या को ठीक नहीं किया गया है। दतिया में लोककेंद्र क्लब टूटने को लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेता आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बीती रात जब सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह लोककेंद्र क्लब टूटने के विरोध में आम सभा कर रहे थे, तो वहीं बीजेपी नेता एडवोकेट दीपक बेलपत्री उनके खिलाफ लिखे पर्चे सभा स्थल पर बांटते नजर आ रहे थे। बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगे प्रेस क्लब के पहुना के रूप में पत्रकारों के सामने मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका पूरा प्रयास कम्युनिटी पुलिसिंग पर रहता है, क्योंकि समाज से दूरी बनाकर अपराध पर अंकुश लगाना मुश्किल है। युवकों को नशे से बचाना भी उनके मिशन में शामिल है। मुरैना के स्टेशन रोड स्थित मोबाइल दुकान में कवर लेने के लिए आए 3 युवकों ने दुकानदार के साथ विवाद शुरू कर दिया और वह विवाद इतना बढ़ा कि युवकों ने दुकानदार पर फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गए। इसके बाद सभी दुकानदारों ने बाजार बंद कर थाने का घेराव किया और सुरक्षा की मांग की। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना के डीडी नगर में चोरों ने रिटायर्ड आर्मी जवान पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी घर के बाहर रखी ट्रॉली की चोरी कर रहे थे। इसी दौरान रिटायर्ड जवान ने चोरों का पीछा किया। इस दौरान चोरों ने रिटायर्ड जवान पर फायरिंग की। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
जांजगीर चांपा के बेहसो गांव में हुए हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पामगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि 5 दिसंबर 2020 को दोनों आरोपियों ने भूपेंद्र कुर्रे को हाजमा की गोली बताकर सल्फास की गोली खिला दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। ग्वालियर के रायरू में बीते दिन हुए किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक किसान का बेटा सट्टे का आदी था, जिसकी वजह से उसके ऊपर कर्ज हो गया था, जिसे पिता द्वारा नहीं चुकाने की बात से नाखुश आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। मुंबई में मानव तस्करी का शिकार होने से पहले ही जशपुर पुलिस ने जिले की स्कूली छात्रा को बरामद कर लिया। इसके साथ ही उसे परिजनों को वापस भी सौंप दिया है। मामले में नाबालिग का अपहरण कर उसे दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी नाबालिग को काम दिलाने की बात कहकर मुंबई ले गया था। धमतरी के 5 दुकानों में एक ही रात चोरी की वारदात हुई है। अज्ञात बदमाशों ने दुकान में धावा बोलकर करीब 50,000 कैश सहित अन्य वाहनों पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल कोतवाली पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है। ग्वालियर व्यापार मेले में सस्ते दामों पर मोबाइल बेच रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसके पास से 9 चोरी के मोबाइल भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी के मोबाइल को मेले में घूमने आ रहे सैलानियों को सस्ते दाम में बेच रहा था, जिससे पूछताछ की जा रही है। जगदलपुर की परपा पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से चोरी की 2 बाइक भी जब्त की गई है। मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की। 23 फरवरी को आरोपियों ने पीड़ित के घर के बाहर रखे 2 बाइकों की चोरी कर ली थी। केशकाल के सौगान प्लॉट सहित आसपास के क्षेत्र में 12 घंटों से आग लगी हुई है, जो कि धीरे धीरे नगर के वार्डों तक पहुंच रही है। इसे बुझाने के लिए वन विभाग की टीम हर संभव कोशिश कर रही है। बता दें कि वन परिक्षेत्र अधिकारी के मुताबिक उनकी टीम द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है।